लेबल्ड डेटा एंड फीचर एंड टारगेट बोथ आर अवेलेबल, जिसे हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के नाम से पढ़े होंगे, है ना। फिर हमने पढ़ा था अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, जब डेटा लेबल्ड हो बट हमारे पास टारगेट अवेलेबल ना हो, फीचर तो हो बट टारगेट अवेलेबल ना हो, तब क्या यूज करेंगे हम, अनसुपरवाइज्ड मशीन। इनफोर्समेंट लर्निंग का यूज करते थे, जब हमने बताया डेटा ही नहीं है तो फीचर और टारगेट की तो बात ही नहीं कर सकते, यदि डेटा ही नहीं है तो लेबल्ड और अनलेबल्ड को कंसर्न नहीं रहा। तो ना एक चीज क्लियर समझना है। तो फिर मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में माइनर डिफरेंस क्या है, क्योंकि आपने देखा क्या, तो मशीन लर्निंग में वही वर्किंग फ्लो को परफॉर्म कर रही है जो डीप मशीन लर्निंग प्रिडिक्टिव में हेल्प करती है, डीप लर्निंग को प्रिडिक्टिव एनालिसिस में हेल्प करती है। एक रिसर्च की अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं, मशीन लर्निंग बेस्ट केसेस में 98% एक्यूरेसी जनरेट करता है, बेस्ट केस में, मतलब 2% लैग करता है। हर सिनेरियो में क्या हम 2% एक्सेप्ट कर सकते हैं, सब लोग बताएं। क्या हम हर सिनेरियो में एमएल से डेवलप्ड मॉडल का यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। क्या आप इस बात से एग्री हो, सब हर जगह हम 98% एक्यूरेसी के साथ मूव नहीं कर सकते। सो इफ यू वांट टू इंक्रीज अवर एक्यूरेसी 99 या 100%, then we need to use another particular predictive analysis algorithm that is called deep learning. तो यदि हम बात करें कि व्हाट इज द डीप लर्निंग, तो व्हाट विल बी आंसर, देखो बुक्स और किताब की जो लैंग्वेज है उससे थोड़ी बियॉन्ड सब चीजों को समझे और अपने अकॉर्डिंग यदि एनालाइजेशन करे। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मशीन लर्निंग जो काम कर रहा था वही सेम वर्क हमारा डीप लर्निंग भी करेगा, बस इसके अंदर एक्यूरेसी, इसके मोर एक्यूरेट, मतलब इसकी जो एल्गोरिथम्स हैं मोर एक्यूरेट हाइपोथेसिस जनरेट कर। प्रिडिक्टिव क्या होता है, हाइपोथेसिस वैल्यू। तो मशीन लर्निंग के कंपैरिजन में डीप लर्निंग मोर एक्यूरेट प्रिडिक्टिव करता है। तो यदि डीप लर्निंग को हम एक स्पेसिफिक डेफिनेशन डिफाइन करना चाहें तो व्हाट विल बी आवर आंसर, वी कैन क्लियरली से दैट डीप लर्निंग इज नथिंग दैट इज अ मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स, मैथमेटिकल concept, mathematical technique that help us to predict desired output more accurate prediction behalf of prior data, and it's have ability to mimic the human brain. अच्छा, इसमें एक थोड़ी डिफरेंट वर्किंग फ्लो है मशीन लर्निंग के कंपैरिजन में। मशीन लर्निंग क्या होता था कि जैसी डेटा है प्रेडिक्शन उसी तरह से कर सकता है, बट यदि न्यू डेटा आया तो उस सिनेरियो में बहुत अच्छा रिजल्ट जनरेट नहीं कर पाता था। डीप लर्निंग है एबिलिटी टू मिमिक द ह्यूमन ब्रेन, लेट्स से जैसे हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन नहीं भी है उस भी इन्फॉर्मेशन को हम क्रिएट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ डीप लर्निंग, जिससे आपने सुना होगा जनरेटिव एआई, कर्सर एआई, दैट इज द फीचर ऑफ डीप लर्निंग को यदि आप डिफाइन करना चाहो तो आपको समझ में आया। यदि डीप लर्निंग के फीचर्स की बात करें तो मल्टीपल फीचर्स ऑफ डीप लर्निंग मैं डिस्कस करूंगा क्या कैसे वर्क करता है। फीचर ऑफ डीप लर्निंग की यदि बात करूं तो जितने भी अभी आपने सुन रहे होंगे, फर्स्ट वन इज द जनरेटिव एआई, दैट इज आल्सो फीचर ऑफ डीप लर्निंग, जनरेटिव एआई। नाउ आपने सुना होगा ओपन एआई, तो आप ऑलरेडी यूज करते हो, कर्सर एआई, and last one is the agentic AI. These all are the features that all are developed by deep learning concept. Agentic AI. These are the three particular AI. समझ में आ रहा है? AI is what? Artificial intelligence है ना? Artificial intelligence is developed by deep learning and machine learning algorithms. And one another one also concept, but generally we can use deep learning and ML concept. तो what is the AI यदि बात करें तो इसका क्या definition है? Mathematical work. AI is a mechanism, that type of mechanism that help us to perform a workflow without human interference. Yes or no? ह्यूमन के विदाउट इंटरफेरेंस के अपने पूरे इंटायर कंट्रोल करता है, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैकेनिज्म। यस और नो? यही ऐप किसे कहेगी जो ऑटोमेटिकली आपके घर के सामान को रिकॉग्नाइज करे, जो चीज कम रही है ऑटोमेटिकली वो ऑर्डर कर रहा है। क्वेश्चन आप पूछो उसका आंसर देता है। आप जो भी अगेन क्वेश्चन पूछो जो आंसर देता, आपसे ये नहीं पूछता वो कि फिर ये आंसर और अच्छी, और उसमें आपने देखा होगा चैट जीपीटी में बहुत अच्छी बात है, चैट जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, नहीं होता है जीपीटी। तो उसके अंदर एक और अच्छी फीचर है जनरेटिव एआई, जिसको हम कह रहे हैं एक्चुअली चैट जीपीटी डेवलप्ड बाय जनरेटिव एआई, मतलब वो इसके अंदर जनरेटिव एआई, एक्चुअली जनरेटिव एआई क्या होता है समझना है, इट लर्न बाय सेल्फ, almost it developed by pre-trained data, sorry, some of the data, after that it trained by self, मतलब खुद से ट्रेनिंग लेते रहते हैं। जैसे कि लेट्स से आपने कोई क्वेश्चन पूछा, उस क्वेश्चन का आंसर इस जीपीटी दिया, अब उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से आप उस आंसर से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप लिखते हो ना एक्सप्लोर मोर या हैव एनी अनदर आंसर, यस और नो। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो दूसरा उस आंसर दिया उसको आपने यदि एक्सेप्ट कर लिया, मींस व्हाट, चैट जीपीटी लर्न दैट पर्टिकुलर आंसर बिहाफ ऑफ दैट क्वेश्चन। अब वो जो अपनी क्वेश्चन उस रिस्पेक्ट में वो जो आंसर देता था वो अब आंसर नहीं देगा, वो आंसर देगा जो आपने भी फल फिलहाल जो सेटिस्फाई।
मतलब उनकी एक डेटा ट्रेन हो रही है डे बाई डे। समझ में आ रहा है? जब स्टार्टिंग में चैट जीपीटी आया था तो हाउ मच एक्यूरेट दैट सर, कितनी परसेंट एक्यूरेसी के साथ डेवलप हुआ था? 78%। चैट जीपीटी जब इंडस्ट्री में आया था तो कितने परसेंट एक्यूरेट था? 78। बट उसके जो डेवलपर्स थे उनका ये प्रोमिस था, इनकी वो था कि ये कुछ टाइम बाद ये अपने आप मोर एक्यूरेट हो जाएगा। अभी फिलहाल जो हमारा चैट जीपीटी 92% एक्यूरेट हो गया है, 8% लैग करता है, 92% एक्यूरेसी के साथ वर्क करता है। तो ये जो चैट जीपीटी ट्रेंड हुआ है बाई सेल्फ हुआ है, उसके जो डेवलपर उसे ट्रेंड नहीं कर रहे हैं। एक ऐसा ट्रेंड हो रहा है, जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, जो भी आंसर दे रहा है, उस आंसर को अगेन एंड अगेन रिकॉग्नाइज कर रहा है, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। ये सुनो, क्लियर हुआ आपको? दिस इज द थिंग अबाउट जनरेटिव ऑफ द एक्टिविटी चेंज। जैसे कि सपोज दैट हमें एक कैम एजेंट से हमें एक फेस जब एम्प्लॉय आया तो ऑटोमेटिकली उसका अटेंडेंस भी है, जैसे वो करेंगे। अब लेट्स से जो ह्यूमन है उसका जो फेस का जो डायमेंशन है, फेस का फेस है हमारा डे बाय डे चेंज होते रहता है। यस, इवन हमारा नहीं, जो लोग का फेस है, ये फेस हमेशा एग्जैक्टली हमारा फेस रीजन से कहीं पे कोई एक्सीडेंटल केस की वजह से कोई डैमेज हो गया तो फेस का डायमेंशन वो पॉसिबिलिटी है। तो यदि हमारे जैसे कि अभी हमने आपका जो फेस उस भी वहां पे अपने मॉडल को ट्रेन किया, तो जो हमारा मॉडल जनरेटिव का जो मॉडल होगा उसी को ढूंढेगा जो आपका फेस है। नहीं, अब जो आपका फेस है एग्जैक्टली उसको रिकॉग्नाइज करेगा, थोड़ा भी चेंज होगा तो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस सिनेरियो में क्या हम बार बार हर 2 साल, हर 6 महीने में we can we can use a mechanism that we call generative that learn day by day by process। जैसे अभी आपका फेस ये था, आफ्टर सम टाइम धीरे धीरे चेंज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली लर्न कर रहा है। दिस इज सेम पर्सन दैट इज विद दैट। आप देखिए होगे अभी आपको गूगल फोटोज में फीचर आया है कि आपके पिछले 10 साल के फोटो को रिकॉग्नाइज करता है, सेम और नॉट बताता है ना कि आप ही हो या दूसरा, पूछते रहता है आपसे। मींस व्हाट, दैट्स लर्न फ्रॉम योर पिक्चर्स। आपने बहुत सारे एप्लीकेशन भी देखे होंगे जहां पे अभी आप करंट पिक्चर भी प्रोवाइड करो तो उसमें यहाँ पे आपको 60 आफ्टर 60 ईयर्स आपका फोटो कैसा रहेगा वो बता देता है। देखिए होगे आप, एक नया फीचर से सब चीजें यूज किए होगे, आजकल सब लोग यूज कर रहे हैं। या अभी आपको फोटो दो तो आज के 20 साल पहले आप कैसा फेस दिखा, बच्चा में कैसा होगा वो आप दिखता है, बता देता है। Exactly, उसने क्या 1 लाख लोगों की फेस का जो डायमेंशन चेंज हुआ है। फेस क्या होता है? जैसे हमारी फेस है जस्ट टाइप फोटोज, ये सो फोटो में क्या होता है डायमेंशन। डायमेंशन जैसे सपोज करो डायमेंशन क्या मैट्रिसेस है, तो जहां पे हमारी फोटो वहां पे वहां का जो पिक्सल का साइज होगा वो ग्रेटर होता है। तो जैसे अभी हमारा यहाँ पे हमारा फेस का जो डायमेंशन था हाईलाइटेड था, उसका लेंथ सपोज करो 200 समथिंग था। 0 से 250 तक, 55 तक जाता है, आपको पता होगा। तो इससे जैसे डिक्रीज हो रहा है तो ये लर्न कर रहे डे बाई डे कि एक पर्टिकुलर पर्सन का फेस ऐसा रहा था तो वो चेंज होके ऐसा ऐसा हो सकता है। तो एवरेज सिनेरियो ये है कि 200 से मिनिमाइज होते होते जब एज जैसे जैसे ग्रेटर होता है तो वो 150 तक जाता है। तो वो क्या करेगा, ये मैक्सिमम केसेस में यदि ये हो रहा है तो यदि अब न्यू डेटा आएगी तो ऑटोमेटिकली वो समझेगा कि ये एक टाइम बाद ऐसा हो जाए। समझ में आ रहा है? तो इससे क्या होगा कि हमें बार बार मॉडल को ट्रेंड नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली वो ट्रेंड होता रहेगा। तो जहां पे भी ऐसी एक्टिविटी हो जो मूवमेंट्स के साथ एक टाइम सीनियर के साथ चेंजेबल हो, वहां पे क्या यूज करें आप? जनरेटिव। क्योंकि जनरेटिव एआई हैव एबिलिटी टू जनरेट समथिंग, जनरेट बाय सेल्फ, बाय सेल्फ न्यू टाइप ऑफ लर्निंग जनरेट। प्रोग्रामिंग नहीं करेगा, वो लर्निंग करेगा। जैसे हम अपने खुद ही करता रहेगा, एग्जैक्टली है ना? तो यहाँ पे एक डेवलपर से जैसे कोई भी कभी नया सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर अपने आप को डेवलप करता रहेगा। अच्छा, सॉफ्टवेयर की श्रेणी में अलग बात हो जाएगी। जनरेटिव एआई का काम ये है कि जब भी मूवमेंट कंट्रोल चेंज हो रहा है एट ए टाइम, एट जहाँ पे भी सिनेरियो चेंज हो रहा है टाइम पे भी आप उसको बाई सेल्फ लॉट करता रहे। अब प्रोग्रामिंग की यहाँ पे बात करें कि जैसे कि एक एप्लीकेशन डेवलप किया हमने, आफ्टर 5 इयर्स बाद हमारे जो नेटवर्क प्रोटोकॉल है चेंज हो गए। तो हमारे एप्लीकेशन की जो HTML CSS की जो कोडिंग वो भी वर्क नहीं करती। आप जानते हो कि नेटवर्क प्रोटोकॉल जब चेंज होते हैं तो आपका जो फ्रंट एंड बैक एंड है वो एरर जनरेट करने लग जाता है क्योंकि उसकी क्रेडेंशियल मीट नहीं होती। यस और नो?
तो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी नीड टू राइट अगेन कोड। जैसे आपने देखा होगा पहले एप्लीकेशन में 404 नॉट फाउंड, सर्वर डाउन, ये सब एरर आते थे मैक्सिमम केसेस में। अब ये सब एरर सॉल्व हो गए, क्यों? क्योंकि कर्सर या नेटवर्क प्रोटोकॉल अपडेट होते ही जस्ट अपने कोड को ऑटोमेटिकली अपडेट करता है। जहां पे भी एरर आया ऑटोमेटिकली रिजॉल्व बाय सेल्फ, दैट बाय दैट थिंग्स रिजॉल्व बाय द हेल्प ऑफ कर्सर एआई, दैट इज कॉल्ड, दैट इज द यूज ऑफ कर्सर एआई। तो जहां पे डेवलपमेंट से रिलेटेड किसी भी चीजों को चेंज करना हो वहां पे, क्योंकि कर्सर एआई को डेवलप किया गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, मतलब वहां पे जो डेटा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, क्या चेंज हो सकते हैं, क्या क्या मैक्सिमाइज। हाँ यस, मतलब इसलिए डेवलपर के ताकि उनका अपना सॉफ्टवेयर बिजनेस बनाया है, खुद से उसके अंदर ऐसे मॉडल को ट्रेन किया गया है कि उसके जो भी प्रोग्रामिंग में चेंज होते रहेंगे उस ऑटोमेटिकली वो चेंज करता रहेगा विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस। तो इसकी वजह से मैक्सिमम जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे जो बैकएंड में सर्विसेज प्रोवाइड करते थे वो नहीं रहे। पहले क्या होता था कि जैसे कोई एप्लीकेशन डेवलप किया, एप्लीकेशन डेवलपर एक इंजीनियर हुआ करते हैं, सॉफ्टवेयर में दूसरे तरह की इशू बैकएंड में टैकल करते थे। अब क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं, जैसे हम मैं भी जैंगो करा रहा होता हूँ, मैं भी एज एप्लीकेशन डेवलपर तो बैकएंड में जैंगो यूज करता हूँ, पाइथन में जैंगो, जिससे मैं वेब डेवलपमेंट वेब ऐप डेवलप करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, एप्लीकेशन डेवलपमेंट के टाइम में यूज कर्सर को इंटीग्रेट कराता हूँ, ताकि यदि प्लेट से आफ्टर सम टाइम कोई भी एरर आए तो दैट रिजॉल्व बाय सेल्फ। जैसे मैंने अभी हमारे साथ अभी जो सिर्फ बैकएंड फ्रंट एंड मैंने क्रिएट किया, मैं इसको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट क्रेडेंशियल है, आपको बताना रहेगा जस्ट इंटर द क्रेडेंशियल दैट ऑटोमेटिकली उसके जो कोड्स होंगे इंटरनली ऑटोमेटिकली सेट मतलब ऑटोमेटिकली परफेक्ट कर दिए जाएंगे, एप्रोप्रिएट जगह पे सेट की। समझ में आया? तो जहां पे डेवलपमेंट को हैंडल करना वहां पे क्या यूज करेंगे, कर्सर। कैसे डेवलप होंगे पढ़ेंगे, जैसे डीप लर्निंग मॉडल बता दूंगा, जनरेटिव में कौन सा मॉडल है बताऊंगा, और कैसे वर्क करता है बताऊंगा, क्योंकि उसकी मॉडल की वर्किंग फ्लो ही ऐसा है। जैसे डिस्टेंट ट्री का वर्किंग फ्लो अलग था, देखा आपने, नेम बायस का भी वर्किंग फ्लो अलग था, आपने देख रखा है, केएनएन अलग तरीके से ट्रीट करता है। तो जनरेटिव एआई के अंदर जो मॉडल यूज हो रहे हैं उसकी वर्किंग फ्लो ही ऐसी है, कोई कर सकता है, आप देखोगे जब पढ़ोगे तो। लास्ट वन इज एजेंटिक, रियली रियली दैट्स हैव एबिलिटी टू क्रिएट एन एजेंट। एजेंट क्या होते हैं आप जानते हो, एलआईसी एजेंट वो क्या करते हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ये वो सब कुछ गैदर किए और सब कुछ देखो, आप खुद से गए, पर्सन से मिले, पर्सन को कन्विंस किए, पर्सन से वो जो भी पॉलिसी परचेज किया उसको परचेज किए, फिर सबमिट किया, पूरे काम में क्या करते हैं, यही होता है ना एजेंट। ये जैसे आपने ऑफिस में अपने किसी पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव को रखते हो, क्या करें, पूरे ऑफिस में जो भी आपने काम बता रखा है वो करता है, यही होता है एजेंट। सेम ये एजेंट एजेंटिक यही हैव आल्सो एबिलिटी टू क्रिएट एन एजेंट। डाटा है जो भी एजेंट जिस सिनेरियो में वही तो करेगा। लेट्स से मैं ऑफिस में आया, मुझे मैं एंट्री किया, वीकेंड एड्रेस पर चाहिए फर्स्ट वन, सेकंड मैंने जैसा मेरे 10 वर्क मेरे ऊपर 10 वर्क असाइन है, तो ऑल वर्क सॉल्व रिजॉल्व बाय मी, मैंने आज सारे वर्क एक एक करके सॉल्व किया। फिर एंड ऑफ द डे वी नीड टू शेयर ऑल द रिपोर्ट्स अवर सीनियर्स, यस और नो। तो ये दसों वर्क हमने यदि पाइपलाइन क्रिएट करके एजेंटिक को बता दिया तो एजेंटिक टाइम टू टाइम विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस विदाउट ह्यूमन एक्नॉलेजमेंट को अपने रिजॉल्व करता रहेगा। और एंड ऑफ द डे जैसे हमने टाइम सेट किया कि 6:30 से पहले उसको मैसेज चला जाना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली दैट सेंड द मेल टू अवर सीनियर्स, जिसको भी आप सेंड करो। दैट इज द यूज ऑफ एजेंटिक। बहुत अच्छा है एजेंटिक का एग्जांपल बताता हूँ। रिक्रूटमेंट एजेंटिक का एबिलिटी टू क्रिएट अ रिक्रूटमेंट एजेंट, जैसे आप एचआर का जितने भी काम थे वो एजेंटिक है मैक्सिमम रिजॉल्व करते हैं। आईबीएम ने 12,000 एचआर को अपनी फायर कर दिया, क्यों? क्योंकि उनके काम खत्म हो गए। एक्चुअली होता क्या था कि अभी तक जो हमारी ट्रेडिशनल में ये है कि नौकरी.com, लिंक्डइन, ये सारे प्लेटफॉर्म से जो भी पर्टिकुलर प्रोफाइल शॉर्टलिस्टेड होते थे उनको पिक किया जाता था, उनकी सीवी को पिक करके फिर उनसे उनके अप्रोप्रिएट मैच कराए जाते थे कि जो हमें स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है वो स्किल सेट आप में मैच कर रहा है नहीं। यदि स्किल सेट मैच कर रहा है तो उसके भी यहाँ पे आपको फर्दर डिस्कशन के लिए कॉलिंग की जाती थी। फिर वो डिस्कशन के भी यहाँ पे आपको डिसाइड किया जाता था कि आप इस पर्टिकुलर रोल के लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं। फिर फर्दर नेक्स्ट वन इंटरव्यू ऐसा ही होता था। इंटरव्यू में आपको रिकॉग्नाइज पर्टिकुलर चीजों को क्वेश्चन पूछे जाते थे जिससे स्पेसिफिक डोमेन पे आपको रखा जा रहा है। फिर आपको जब आप इंटरव्यू दे रहे होते तो आपको रिकॉग्नाइज किया जाता था, आपको मॉनिटरिंग की जाती थी कि आप किसी भी तरह से चीटिंग तो नहीं कर रहे हो, जो आंसर कर रहे हो एक आप बाई सेल्फ कर रहे हो, चीटिंग कर रहे हो, ये सारी चीजें देखिए मॉनिटरिंग की जाती थी। आपने बाई सेल्फ किया तो उस यहाँ पे आपके जितने भी आपने आंसर सही किया उस यहाँ पे आपको सिलेक्शन होती थी। तो ये सारे वर्क फ्लो को मतलब ऑटोमेटिकली इस प्लेटफॉर्म से
सीवी को पिक करना, मतलब हमारी प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट करना, फिर उस प्रोफाइल के अंदर से हमारे अकॉर्डिंग जो जॉब रोल है उसके रिस्पेक्ट में अप्रोप्रिएट स्किल सेट है कि नहीं, ये मैच कराना, फिर उनकी सीवी को पिक करना, फिर उनके कॉल करना। इवन आपने देखा होगा एआई जनरेटेड कॉल पे हमारे पास आने लगे हैं, इवन जॉब के लिए भी आते हैं, बेटा आपने देखे होंगे तो, हैव यू इंटरेस्टेड टू दिस पर्टिकुलर रोल, यस प्रेस वन, या यस और नो रिप्लाई करवाता है ना, देखे होंगे आप। तो अब क्या होता है, उसने आप उसको शॉर्टलिस्ट किया, देन उनकी इंटरव्यू भी बाई सेल्फ करवाता है ये, विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस। उनको मीटिंग का लिंक शेयर किया, मेल शेयर किया, दैट पर्टिकुलर पर्सन एक्नॉलेज, हाँ आई एम फ्री एट दैट टाइम, देन सेम टाइम उसकी इंटरव्यू शेड्यूल करेगा। और इवन मॉनिटरिंग भी करता रहेगा कि पर्टिकुलर जो पर्सन है उसकी आईजेट किस किस तरह से मूव कर रही है। एज ए ह्यूमन तो एक मिनट के लिए इग्नोर भी कर सकता है, जैसे आपने इंटरव्यू देना शुरू किया, अब मेरे एंड पे है, मैं आपको मॉनिटरिंग कर रहा नहीं कर रहा, चाहूँ तो मैं नहीं भी कर सकता, मैं कहीं घूम रहा हूँ, आप इंटरव्यू दे रहे हो, ये सब। बट ये चीजें यहाँ पे नहीं हो सकती। यदि आपने इंटरव्यू स्टार्ट कर दिया, एक मिनट आप देना, तो फिर एनी सिनेरियो में आप, यदि आपने थोड़ी भी गलत मिस्टेक किया, तो सारी चीजें रिकॉग्नाइज हो रही है इंटरनली, यस और नो, और उस पर आपकी सिलेक्शन और रिजेक्शन दोनों पॉसिबल। तो ये सारा काम कौन कर रहा है, एजेंटिक एआई। तो एजेंटिक एआई द मोर पावरफुल देन, तो ये कर सकते हो एजेंटिक एआई द कॉम्बिनेशन ऑफ जनरेटिव एआई एंड कर। तो ये सब चीजें इसी के फीचर है, दैट डेवलप्ड ऑल यूजिंग डीप लर्निंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे आप सभी, जब हम डिस्कस करेंगे तो वो मॉडल पर जब हम पहुंचेंगे तो आपको बताएंगे कि डीप लर्निंग का वो कौन सा मॉडल है जो जनरेटिव एआई को प्रेफरेंस देता है, वो कौन सा मॉडल है जो कर्सर एआई को हेल्प करता है, वो कौन सा मॉडल है जो एजेंटिक एआई को हेल्प करता है। का समझ में आ रहा है, क्लियर हुई चीजें। डीप लर्निंग क्या समझ में आया। डीप लर्निंग को यदि डिफाइन करना हो तो आप क्या कहोगे, इट इज द मैथमेटिकल वर्क एल्गोरिथम्स, मैथमेटिकल मैथमेटिक्स, इट इज नॉट टू मिमिक द ह्यूमन ब्रेन, जैसे हमारा ह्यूमन माइंड वर्क करता है, सेम एनालिटिकल करता है। एंड क्लियरली से इट्स अ मोर एक्यूरेसी देन मशीन लर्निंग। अच्छी बात बोल, सोचो जब मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ कि मशीन लर्निंग से मोर एक्यूरेट है, तो फिर डीप मशीन लर्निंग का यूज खत्म हो जाना चाहिए, यस और नो। जैसे अभी तक मशीन लर्निंग का यूज कर रहा है, क्वेश्चन आएगा मतलब exactly, it's really complex. इसके कंपैरिजन में लिस्ट रिसोर्सेज से ट्रेंड हो जाते हैं, लिस्ट रिसोर्सेज को डीप लर्निंग के मॉडल ट्रेंड होते हैं, इवन ट्रेनिंग के टाइम में भी वो मच उसको करते हैं, एंड एज वेल एज उनको वर्किंग फ्लो के लिए मोर पर्टिकुलर रिसोर्सेज चाहिए कंपेयर टू मशीन लर्निंग। तो हर जगह एमएल यदि डीप लर्निंग को यूज करेंगे तो हो सकता है हमारी कॉस्ट कटिंग बढ़ जाए, यस और कॉस्ट कटिंग, कॉस्ट इफेक्टिव हो, हमें कॉस्ट कटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हर जगह डीप लर्निंग यूज करना बेटर। सो कभी सुपरवाइज अनसुपरवाइज ये सब कहना बहुत ज्यादा सही नहीं, बट डिस्कस करता हूँ, अभी आता हूँ उस पर, फिर बात करूंगा। यहाँ तक किसी को इंट्रोडक्शन बेस क्लियर हुआ आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या सीनरी है। तो अब हम डीप लर्निंग में बेसिकली जैसे ह्यूमन लर्न कैसे करता है, ह्यूमन के डीप लर्निंग जो कॉन्सेप्ट है ना, पूरी की पूरी चीजें बेटा ह्यूमन के, ह्यूमन से इंस्पिरेशन, ह्यूमन से इंस्पायर होकर डेवलप किया गया है। पूरी की पूरी जो कॉन्सेप्ट है एज ए ह्यूमन के भी यहाँ पर डेवलपमेंट किया गया है। एज ए ह्यूमन हमें कैसे चीजें पता चलती है, किसी भी चीज को कैसे रिकॉग्नाइज करते हो बताओ। हमारी बॉडी में ऐसी कौन सी पर्टिकुलर पर्टिकुलर ऐसी कौन सा मैकेनिज्म डेवलप किया गया, पर्टिकुलर कौन सी टेक्निक्स कॉन्सेप्ट डेवलप की गई जिसके थ्रू हम हर एक चीज को विदिन अ सेकंड, विदिन अ माइक्रो सेकंड रिकॉग्नाइज करते हैं, हाँ? हमारे बॉडी में न्यूरल नेटवर्क कहाँ होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स इतने एक्टिव होते हैं कि विदिन अ माइक्रो सेकंड हमारे माइंड में नॉलेजमेंट जाता है और माइंड रिएक्ट करता है कि करना क्या है, ये सुन लो। जैसे भी आप बैठे हो, आपके आसपास थोड़ी भी गर्म चीजें आई, आपको पता चल जाएगा कि मेरे आसपास कुछ गर्म है, ये सुन लो। तो ये कैसे हमारे माइंड को इन्फॉर्मेशन जा रहा है, बाई दी हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स, है ना। तो न्यूरॉन्स हमारे माइंड को इंस्ट्रक्शन देता है और माइंड वहां से एक्शन देता है करना, ये सुन लो। तो हम अच्छी चीज बताओ, वो चीजें गर्म है ठंडा है ये हमें कैसे पता, हम किसी चीज को कैसे देख के सीखते हैं, एज ए ह्यूमन हम कैसे सीखते हैं, बाई दिया आइजेज, किसी चीज को देख के, बाई बाई किसी चीज को सुनकर ये चीजें खराब है, या खाकर या सुनकर या टच करके, ये चार पांच तरीके ये सुन।
तो सेम हमारा डीप लर्निंग भी हमारे एज ह्यूमन की तरह होता है। ह्यूमन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, इसी न्यूरॉन से डेवलप्ड हमारे कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड न्यूरल। डीप लर्निंग क्या यूज करता है, क्लियर हो रहा है आप सभी को ना। तो जो डीप मशीन जो हमारी बॉडी में वर्क करती है, सिमिलरली हमारे मशीन लर्निंग में भी, डीप लर्निंग में वही सारे वर्क्स करते हैं। दैट वन इज कॉल्ड न्यूरल नेटवर्क। ये तीन तरह के न्यूरल नेटवर्क डेवलप किए गए हैं बिहाफ ऑफ डेटा, डिफरेंट डिफरेंट डेटा पे डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में यूज होते हैं न्यूरल नेटवर्क। एएनएन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, सीएनएन कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, और रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क आरएनए। ये तीन न्यूरल नेटवर्क्स हैं जो हम इंडस्ट्री में जनरली यूज हो रहा है आज के इंडस्ट्री। समझ में आ रहा है? एएनएन, सीएनएन एंड आरएनए। न्यूरल नेटवर्क वर्क कैसे करता है ये एक एक करके मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले हम एएनएन की बात करेंगे, आर्टिफिशियल न्यूरल। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं भेज दूंगा आफ्टर एंड ऑफ द क्लास। विल डेफिनेटली क्लियर द इंफॉर्मेशन। और सो आप सोलो कर एएनएन की बात करें, आर्टिफिशियल, है ना। तो जब डेटा डेटा फ्रेम में हो, तब फ्लुएंट फॉर्मेट में हो, एक नॉर्मल सिनेरियो में डेटा हो, जनरली क्या यूज करेंगे, आर्टिफिशियल। तो ये वर्क कैसे करता है ध्यान से देखिए। जैसे लेट से देखो, न्यूरल नेटवर्क में क्या होते हैं, नोड्स होते हैं, दीज आर द नोड्स, ईच नोड्स कनेक्टेड टू अनदर नोड्स, लेट्स, एंड देयर इज अ आउटपुट नोड्स, है ना। तो दिस वन इज कॉल्ड लेयर, दिस वन इज कॉल्ड लेयर, है ना। This one is called, this one. Suppose that these are the nodes, and all nodes are placed to same particular level. These are called layers. First layer, second layer, and नहीं ऐसा नहीं होता। इनपुट लेयर वेयर वी कैन पास द इनपुट। जैसे लेट से हमारे ह्यूमन में लर्न करने के लिए इनपुट कहाँ से लेते हैं, आईजेस से, माउथ से, आउट से, ईयर से। तो सेम जिस पर्टिकुलर नोड्स पे आज हमें इनपुट पास करते हैं दैट इज कॉल्ड इनपुट लेयर। नाउ दिस इनपुट प्रोसेस्ड बाय द हेल्प ऑफ हिडन लेयर। ये कैसे प्रोसेस्ड किए जाएंगे, हिडन लेयर से। जैसे हम खा जैसे लेट से बेटा आप जब कुछ खाते हो तो सिर्फ उसमें माउथ ही इंगेज नहीं होता है, हमारे आई गेज भी इंगेज होते हैं, नाक भी इंगेज होता है, कान भी इंगेज होता है। तो सुनो, जब हम किसी भी पर्टिकुलर एक्शन को परफॉर्म करते हैं तो सिर्फ पर्टिकुलर वो ही हमारी गेस, वो पर्टिकुलर ऑर्गन्स नहीं इंगेज होता है सिंगल, इंटायर बॉडी, इंटायर ऑर्गन्स जिसके थ्रू आप वो पास करो वो इंगेज होता है, यस और नो। और नाउ end of the processing we are getting the output. This is called output layer. So in at least how much number of layers we have in a neural networks, कोई भी न्यूरल नेटवर्क को चाहे एएनएन हो बेटा, आरएनए या सीएनएन हो, एट लीस्ट हाउ मेनी नंबर ऑफ लेयर्स वी हैव, तीन, इनपुट लेयर, हिडन लेयर एंड आउटपुट लेयर। इनपुट लेयर एंड आउटपुट लेयर ये तो सेम हो, एक समझते हैं, इनपुट लेयर तो एक ही होगा एंड आउटपुट लेयर इज आल्सो वन, एक ही होंगे, बट हिडन लेयर माइट बी मोर देन वन। हाँ, हिडन लेयर हमारे एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। और number of, now there is a concept we have, there is a concept, there is a concept here कि how many number of input nodes we need, कितने inputs need की requirement होगी, how to decide this one, आप खुद से सोच के बताएं। how many number of input nodes we need, कितनी input layer पे कितने nodes की need, तो ये कैसे डिसाइड, खुद से सोच के बताएं, तुम लोग बताओ। अरे जितने नंबर ऑफ फीचर होंगे उतने ही पे इनपुट होगा। जैसे हमें खाना खाना है तो एक फेस की, एक हमें माउथ की नीड है ना, जहाँ पे खाना जहाँ पास होगा। उसी तरह से जितने नंबर ऑफ इनपुट नंबर ऑफ इनपुट नोड किस यहाँ पे डिसाइड होंगे बताओ, नंबर ऑफ फीचर्स। if we have a 10 features, if we have a 4 features, if we have a 6 features, so how many number of nodes we need, at least 6, yes or no? Now in internally how many number of hidden layer is required, ये depend, ये हम पढ़ेंगे कि कैसे वर्क करता है, ये हम पढ़ेंगे। now last one, how many number of output layer, तो ये तो पता ही है एक ही होगी जनरली। नंबर ऑफ आउटपुट जितने चाहिए एक ही तो आउटपुट लेयर चाहिए, yes or no? Targeting only one. If you have more than one target, then we need to do more than one output layer, ये output nodes, yes or no? Clear हो रहा है?
actually it works. Now see, we are passing the, let's say we have a let's say we have a four features. We have a how many number of features? Three. Let's say three features. We are passing here x1, x2, and x3 in each one. Now these particular input pass to two one nodes. That one is on hidden layer. Hidden layer पे उसे पास होता है. All are connected to each other. समझ गए? सारे एक दूसरे से connected होंगे. Now we are getting the output. We have only three layers. Now how it works? x1, x2, x3 passed with input layer. यहाँ से ये पास हो रहे हैं. Now here weights are assigned. यहाँ पे हमारे weights assigned. Weights जानते हैं सब लोग, पता है आपको? Weights पता है ना हमें? ओमेगा, यहाँ पे देखो सबके अलग अलग वेट्स होंगे. ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4, ओमेगा 5. सब पे वेट्स असाइन होंगे. यहाँ पे क्या इक्वेशन हो जाएगा? क्योंकि अब यहाँ से x1, यहाँ से ओमेगा 1 आ रहा था, इस इक्वेशन क्या हो जाएगी? सोचे, यहाँ से x2, यहाँ से ओमेगा 2 आ रहा है, यहाँ से x2, यहाँ से ओमेगा 3 जा रहा है इसके पास, है ना? यहाँ से x3 और ओमेगा 4 जा रहा है. तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर नोड्स? इसका इक्वेशन क्या होता है? भी बताएं कैसे वर्क होगा इसका. एक काम कर लीजिए, तब तक आप सोचिए कैसे करेंगे, बताइए इसको. आप सिग्मा क्या कर रहे हो? अब इसके साथ 22 ये आपको मॉडल क्या होता था? वाईपी की इक्वेशन यही तो होती थी. वाईपी वाला इक्वेशन यूज करोगे ना, ओमेगा नॉट इनटू x1, ये साइन होगा ना, ये ओमेगा यहाँ पे सभी का वेट्स आएगा प्लस ओमेगा इसका भी तो आएगा, ओमेगा 2 इनटू x2. फिर यहाँ पे ये भी तो आएगा जिसको आप समेशन कह रहे हो, प्लस यहाँ से ओमेगा 3 भी तो, सॉरी ओमेगा 4 इंटू x4 जाएगा ना यहाँ से, ये सॉर्ट ऑफ विथ फीचर x4 नहीं x3 है, x3 प्लस बायस. बायस को कैसे दिखाओगे वो आप पे डिपेंड करता है. बायस को कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं? बी नॉट से, या कुछ लोग इसे जे नॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लॉस जिसको कहते हैं, है ना? तो प्लस बायस, बायस को आप बी नॉट या अपने अकॉर्डिंग जिससे भी रिप्रेजेंट कर दो. ये इंटीग्रेटेड, इसको लोग शॉर्ट में क्या लिखते थे बताओ? समेशन ऑफ, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? समेशन ऑफ क्या? समेशन ऑफ एक्स आई प्लस वाई आई. जितने भी एक्स आई मतलब x1, x2, x3 और वाई आई मतलब वेट्स, ओमेगा नॉट ओमेगा 3 प्लस बायस. बायस को आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं. बायस प्लस होता है माइनस होता है, ये चीजें, ये इक्वेशन सबके बायस प्लस क्यों होगा? क्वेश्चन सोचो, व्हाई वी आर एडिंग बायस. बायस ऐड क्यों करेंगे यहाँ पे? बैलेंस करने के लिए नहीं, वेट्स को एप्रोप्रिएट तरीके से सेट करने के लिए, बैलेंस करने के भी कर सकते हैं. अब वेट्स जो असाइन करेंगे, वेट्स किस भी यहाँ पे डिसाइड होगा? व्हाट इज द वेट्स हियर? ये वेट्स कैसे डिसाइड होगा? वी नीड टू लर्न दिस वन. हम पढ़ेंगे, फर्दर टेक्निक है कि वेट्स कैसे डिसाइड करेंगे, इसका वेट्स क्या होगा. तो इसी तरह से ना लास्ट वन फिर वाईपी की इक्वेशन बनेगी जो हम पढ़े थे. वाईपी इक्वेशन क्या होती थी? ओमेगा नॉट प्लस जो पढ़े थे हम लोग, सेम लास्ट में वाईपी जनरेट होगा. ये हमारा यहाँ से भी अगेन यहाँ पे नया वेट्स असाइन होगा जो इस पर्टिकुलर वाईपी के साथ मूव करेगा और इनमें फाइनली वाईपी फाइंड होगा. तो दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड प्रोपगेशन. जब ऐसे मूव ऑन होते हो दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड प्रोपगेशन. ये हम कैसे मूव कर रहे हैं? फॉरवर्ड प्रोपगेशन करके. नाउ वी नीड टू अगेन चेक दिस वन कि हाउ इट्स वर्क वेल और नॉट. we need to again verify from back end side. यहाँ से जैसे अभी हम कहाँ चल रहे थे? फीचर से टारगेट. नाउ अगेन वी आर मूविंग टू टारगेट विद फीचर्स. टारगेट से फीचर की ओर मूव करेंगे और उस भी यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं
कि व्हाट उस बिहाइंड उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हम कहेंगे बैकवर्ड प्रोपगेशन। ये टू टाइप ऑफ लर्निंग लियर, बैकवर्ड लर्निंग एंड फॉरवर्ड, दो तरीके से करेंगे। बैकवर्ड और फॉरवर्ड कैसे करेंगे हम दोनों बातें करते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है सभी को ना? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं? ये हमने थोड़ी सी बात की जनरेटिव मशीन डीप लर्निंग के फीचर्स की, डीप लर्निंग होता है क्या है वो पढ़ा हमने, फिर हम डीप लर्निंग के क्या क्या पढ़ेंगे वो पढ़ा, और थोड़ी सी मैंने आपको आइडिया दिया न्यूरल नेटवर्क्स कैसे वर्क करते हैं basically। फिर हम कल की क्लासेस में यहाँ से हम आगे फर्दर। यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी को है? कल मैं आपको बैकवर्ड प्रोग्रेशन विद फॉरवर्ड प्रोग्रेशन थोड़ा सा अभी अपने इंटर में मैंने आइडिया दिया, पढ़ लेंगे। और इस इक्वेशन पे थोड़ा और काम करने के लिए एक क्वेश्चन मेरा आप सभी के पास छोड़ने जा रहा हूँ, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वाईपी। वाईपी का इक्वेशन क्या होगा? और यहाँ पे समझना क्या ये इक्वेशन जो हमने राइट करा है, उस इक्वेशन में बाय जो बायस होगा, व्हाट इज द बायस, बायस क्या क्या होता है बताओ? हमने पढ़ा था जब बायस इज व्हाट, दैट इज द स्टैंडर्ड मार्जिन एरर। जो मार्जिन एरर मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ एरर। तो बायस बेसिकली मेंटेन दैट पर्टिकुलर वेट्स। स्टैटिस्टिक्स में पढ़ रखा था, देख लेंगे बायस क्या होता है, मशीन लर्निंग में बायस के बारे में डिस्कस किया हूं। तो इस सारी चीज को डिस्कस करने के बाद फर्दर के क्लासेस में ये इसको डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन हमें यहाँ तक पता है सर, सर 20 मिनट में स्टार्ट कर लो भी मतलब। हाँ सर 5 मिनट में स्टार्ट कर लो, ये कोई क्लास खत्म कर रहा था बस। हाँ हिंदी से हाँ डीप लर्निंग की चलो। 5 मिनट में ठीक है सर, 5 मिनट में आ रहा है बस स्टार्ट। ठीक है, समझ में आया? तो ये चीजें हमारी क्लियर भी सबको? यस। रिकॉर्डिंग सेट आज बहुत कुछ नहीं डिस्कस किया यार, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों को ना बोल रखा था स्टार्ट